नमस्कार, मेरा नाम है अनु और मैं आपके पॉलिटी के लेक्चर लेने वाली हूँ जो कि आपके CDS, NDA और UPSC के लिए भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर और फर्स्ट क्लास। जो हमारा पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। The British came to India in 1600 as a trader in the form of East India Company, जो कि पूरी तरीके से ग्रांटेड था बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। इन 1765 कंपनी had purely trading function obtained the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha. Diwani is right over revenue and civil justice. ठीक है, जो आपका रेवेन्यू होता है, जो भी कलेक्ट करना होता है, जो कि सिविल जस्टिस जो होता है आपका, वो सब दीवानी के अंदर आता है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये टेरिटरी भी इन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया और ऐसे ही ये पावरफुल होते चले गए। तो 1857 में एक सिपोही म्यूटिनी हुई और उसके बाद जो पूरी की पूरी पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी और ये क्राउन रूल तब तक रहा था जब तक हम लोग आज़ाद नहीं हो गए थे। तो विद इंडिपेंडेंस came the need for a constitution. Hence, a constituent assembly was formed for the purpose in 1946, and on January 26, 1950, the constitution came into being. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक सजेशन था वो हमें किसने दिया था? वो सजेशन हमें दिया था M.N. रॉय ने। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ये M.N. रॉय ने दिया था 1946 में। तो अभी हम एक्ट और बाकी के जो भी रेगुलेशन थे उनको हम क्रोनोलॉजी से डिस्कस करेंगे और इसके लिए भी दो मेजर हेडिंग्स आती हैं। पहली आती है द कंपनी रूल 1773 टू 1858 और सेकंड आता है क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। तो 1858 तक हमारा कंपनी रूल चलता रहा और उसके बाद जब सिपोही म्यूटिनी हुई तो चीज़ें चेंज होती चली गई और क्राउन रूल आ गया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कंपनी रूल में किस तरीके से चीज़ें अलग थी और क्राउन रूल में क्या क्या हुआ है, चेंज आया है। कंपनी रूल में सबसे पहले हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉर्टेंस है पहला। और इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? वो इसलिए क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। सेकेंड रीजन था इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, यानी कि जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो कंपनी के इन्होंने फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किए। एंड थर्ड था इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। जिस तरीके से अभी हमारे पास सेंटर में गवर्नमेंट है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट है, उसी तरीके से इन्होंने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को फाउंड किया था। तो चलिए इसके फीचर देख लेते हैं। फीचर्स में है कि सबसे पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल था एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट हिम, यानी कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा उसके लिए 4 मेंबर होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के और वो उसको असिस्ट करेंगे। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल था हमारा लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना कि लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे। ये कई बार छोटे छोटे एग्जाम्स में ना पूछ लेते हैं, तो ये याद रखना। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट to the Governor General of Bengal, unlike earlier when the 3 presidency were independent of one another. Third is most important, provided for the establishment of a Supreme Court at Calcutta 1774. 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था और उसकी कंप्राइजिंग होगी 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। ठीक है, एक चीफ जस्टिस होगा, 3 अदर जज होंगे वहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था, वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन एक बार पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो था सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बना था या हाई कोर्ट बना था और इसको इस्टेब्लिश किसने किया था। तो ये सब याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट जो है 1774 में कलकत्ता में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था और लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। और किस एक्ट के थ्रू हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के
एक्ट के अंडर में ये हुआ था, ठीक है। तो फोर्थ आता है, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। देखिए क्या हुआ था ना, जब कंपनी ट्रेड करती थी ना, तो लोग जो लोकल लोग होते थे ना, या कंपनी के जो लोग मतलब लोग जो उसके अंदर काम करते थे, तो वो चुपके से ना मतलब साइड से निकाल के थोड़ा थोड़ा सामान और इधर उधर बेच देते थे, और या फिर कुछ काम करने के लिए ब्राइब ले लेते थे, या जो लोकल लैंडलॉर्ड और जमींदार ये सब चीज़ें ये जो होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वो जनरली उन लोगों को प्रेजेंट और ब्राइब्स वगैरह देते थे, और कभी कभी तो जो मतलब गरीब लोग हैं उनसे भी ले लेते थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी यहाँ पर एक मतलब इस एक्ट को लेके आया गया था, ताकि भाई ब्राइब्स ना ली जाए, और कोई भी जो इस तरीके की प्राइवेट ट्रेडिंग हो रही है वो सब चीज़ों को रोक दिया जाए। नेक्स्ट है, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी एंड रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। इससे क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनका जो कंट्रोल है वो स्ट्रेंथन होगा ओवर द कंपनी, ठीक है। तो ये सब चीज, ये रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आया था। नेक्स्ट है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। देखिए 1781 वाला जो एक्ट है ना, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो जो डिफेक्ट 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में था ना, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने 1781 वाला एक्ट जो है वो लेकर आए थे, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। जैसे इसके अंदर क्या हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट आ गया था 1773 में, तो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। सिमिलरली इट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस। मतलब अलग अलग कर दो और बाकी फिर देख लेंगे, ऐसे टाइप का था। सेकेंड है, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर एंड मैटर अराइजिंग इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि रेवेन्यू का मैटर भी जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, उसको अलग कर दिया गया था। इट लेड डाउन द अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो भी आपका अपील होगा फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट, उसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंदर ले जाया जाएगा, वहां पर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं इस मैटर को वहीं पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट की चीज़ों को धीरे धीरे अलग कर रहे थे। और इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल्स। नेक्स्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या हुआ था ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर ये हुई थी कि पहली बार यहाँ पे जो ब्रिटिशर जो कंपनी थी उसने पहली बार बोला था कि ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, दिस पर्टिकुलर वर्ड और सेंटेंस जो ये जो आया था ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पूछा जा सकता है कि ये किस एक्ट के अंडर बोला गया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो इसके अंदर क्या हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर एक तो डबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर पर्टिकुलरली, और दूसरा हुआ था कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया था। यानी कि ट्रेडिंग वाला फीचर जो कमर्शियल जो है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसको अलग कर दिया, और पॉलिटिकल फंक्शन जो है आपका उसको अलग कर दिया। उसके बाद आता है कि इसका सिग्निफिकेंस दो रीजन से थी। पहला, कंपनी की टेरिटरी इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, एंड सेकेंड वन वॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर, ठीक है, एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यानी कि जो कंपनी के अफेयर हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया के अंदर, उसमें सुप्रीम कंट्रोल मिल गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कंट्रोल दे दिया था। नेक्स्ट इज 1786 एक्ट, दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट एक्ट, सो हम इसको स्किप कर सकते हैं। 1793 के अंदर फीचर्स देख लेते हैं कि क्या हुआ था। एक तो
लॉर्ड कॉर्नवालिस वहाँ पे उस टाइम पे थे, और फ्यूचर गवर्नर जनरल और गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, यहाँ पे इनकी पावर को बढ़ा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज इट एक्सटेंडेड द ट्रेड ऑफ मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर। देखिए, जब भी कोई एक्ट बन रहा है ना, तो यहाँ पे जो कंपनी है वो धीरे 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 ना अपनी पावर को ओवरराइड कर रही है, ठीक है। उनकी जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। कभी वो 10 साल का बना लेते हैं एक्ट, कभी वो 20 ईयर का पीरियड का एक्ट बना लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा 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 ना ऐड करते करते जाते हैं और अपनी पावर को ओवरराइड करते जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही थी कि 1793 में 20 ईयर का इन्होंने बना दिया पीरियड के यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली चलेगी इंडिया के अंदर कंपनी की, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, नेक्स्ट कर लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ये जो फर्स्ट इसका फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार यूपीएससी वाले क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। इट अबॉलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी, ठीक है। द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट, हाउएवर इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ओके, सो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं कभी कभी कि जैसे जो कंपनी की मोनोपोली है वो अबॉलिश हो गई थी, बट जो ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना जो है वो कंटिन्यू था। तो ये किस एक्ट के अंडर आया था, ठीक है। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर आया था। और कभी कभी हम मिस्टेक कर देते हैं कि 33 के अंदर आता है, नहीं 33 के अंदर नहीं आता है, 13 के अंदर आता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो मैं बताती हूँ आगे आपको। नेक्स्ट है इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरी टू कम टू इंडिया फॉर पर्पज ऑफ एनलाइटनिंग द पीपल। ओके, तो जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज अगर आप इंडिया में आ रहे हैं तो वो मतलब इस पर्पज से आ रहे हैं कि हम अपना क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करेंगे और बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसकी वजह से भी लोगों को मतलब बहुत गुस्सा था इस चीज़ को लेके कि भाई हमारा रिलीजन जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। ओके, देखो वेस्टर्न इससे हमें एक फ़ायदा, ये हमारा फ़ायदा है कि हम वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड हुआ और हम लोग पढ़ाई करने में मतलब बहुत सारे हमारे आर्ट कल्चर लिटरेचर ये वो बहुत सारी एजुकेशन हम इंग्लिश स्पेशली हम अच्छे से सीख सकते हैं। वरना हम पहले उतना एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ठीक है, जितना कि हम बाद में देने लगे थे एजुकेशन को। इट अथोराइज्ड द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स ऑन पर्सन्स, दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्स, ठीक है। मतलब एक लोकल गवर्नमेंट जो इंडिया के अंदर है उसको अथॉरिटी दे देते हैं कि भाई आप किसी पे टैक्स लगाओ और उसके बाद आप उसको पनिश भी कर सकते हो अगर वो इंसान टैक्स नहीं देता है तो। चलिए नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर क्या होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होता है एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसको बना दिया जाता है और जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर होती हैं वो उसके अंडर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंट चेंज ये हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बजाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गया है, ठीक है। इंडिया आया है, दैट मीन्स यहाँ पे टेरिटोरियल एरिया का जो पोसेशन हो रहा है बाय ब्रिटिशर्स वो ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे एक अथॉरिटी आ जाती है कि भाई ये हमारा है, अब हमने आप लोगों को मतलब कैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारे वुमेन्स के लिए अच्छे काम भी किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव powers. The Governor General of India was given exclusive legislative powers for the entire British India. The law
made under the previous act were called as regulation and law made under this act was called act. देखो सबसे पहले जो प्रीवियस एक्ट बन रहे थे ना, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813, पेट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके अंदर जितने भी हमारे एक्ट बन रहे थे ना उसको हम रेगुलेशन बोलते थे, ठीक है। लेकिन जितने भी लॉ अभी इस एक्ट के अंडर बनेंगे उसको हम एक्ट्स ही भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी, इट बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो कमर्शियल बॉडी यानी कि ऐसे ट्रेडर जो ये लोग आए थे 1600 में, वहाँ पे अभी इनका ट्रेडर का जो सीन था ना वो खत्म हो गया था, ठीक है। और ये बन गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी कि अब ये हम पे मतलब एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट की तरह ये बिहेव करेंगे। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन trust for his majesty, his heirs and successors. Next is the Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants and stated that the Indians should not be debarred from holding any place, office and employment under the company. ओके तो मतलब यहाँ पे इन लोगों ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ओपन कंपटीशन का फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट के लिए, और ये भी बोला कि जो भाई इंडियंस हैं उनको आप हटाएंगे नहीं, उनको डिबार्ड नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए फ्रॉम जो ऑफिस है या कोई भी एम्प्लॉयमेंट के लिए या कोई प्लेस है वहाँ से कंपनी के अंडर जो लोग काम करते हैं उनको करते रहने देना चाहिए। लेकिन बाद में ये प्रोविजन जो था वो नेगेटेड हो गया आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि भाई नहीं, ये नहीं करना है, आप तुम लोगों को ये से हटा देना चाहिए, ये हमारे हित में नहीं है, ठीक है। तो ये अभी फिर मतलब डिनाई हो गया। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एक दिस इज द लास्ट सीरीज है जो कि ब्रिटिश पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1853। ये एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क था, ठीक है। तो फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स है इसका, it separated for the first time legislative and executive functions of the governor general's council। यानी इससे पहले क्या होता था ना, जो गवर्नर जनरल के पास लीगल और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दोनों थे, ठीक है। और अभी इसके पास फर्स्ट टाइम इनको अलग अलग कर दिया गया है काउंसिल से। It provided for addition of 6 new members called legislative councillors to the council. In other words, it established a separate governor general legislative council which came to be known as Indian Legislative Council। इसको हम मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं और ये सेम प्रोसीजर रहता है इसका, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जिस तरीके से काम करती है वैसे ही ये भी काम करता है। Thus legislation for the first time was treated as a special function for the government requiring special machinery and special process। It introduced an open competition system of selection and recruitment of civil servant। देखो यहाँ पे फिर से एक बार इंट्रोड्यूस किया गया है कि ओपन कंपटीशन सिस्टम होगा सिविल सर्वेंट के लिए और रिक्रूटमेंट के लिए, ये इंडियंस के लिए भी होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली मैकुले मिनट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है एग्जाम में कि इंडियन सिविल सर्विस के लिए कौन सी कमेटी जो थी वो अपॉइंट की गई थी और कब अपॉइंट की गई थी। तो मैकुले कमेटी जो थी वो अपॉइंट की गई थी और इन 1854 में की गई थी, तो इसको ना रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It extended the company's rule and allowed it to retain the possession of Indian territories on trust for British Crown। देखो इसमें भी क्या हुआ है ना, धीरे धीरे एक्सटेंड ही हो रहा है कंपनी का रूल। तो ये जितने भी एक्ट बनते जा रहे हैं, ये जैसे मैंने पहले बोला था कि ये अपना जो पावर है उसको बढ़ाते ही जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं। दिस वाज द क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइक्ड। Next is it introduced the first time local representation in Indian Legislative Council of the 6 new legislative member of the Governor General's Council. 4 members were appointed by local government of Madras, Bombay, Bengal and Agra। देखो 4 provinces जो थी उसमें से
सॉरी, उसमें से 4 मेंबर इन्होंने अपॉइंट किए लोकल गवर्नमेंट के लिए, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, और बाकी सब जो होंगे वो नहीं है। तो ये जो 4 थे मेंबर वो कहाँ कहाँ से थे, वो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, ठीक है, यहाँ से लिए गए थे। अब आ जाता है, यहाँ पे हो जाती है सिपोई म्यूटिनी, यानी कि 1857 का जो है वो रिवोल्ट हो जाता है। और सबको पता होना चाहिए कि भाई 1857 के रिवोल्ट के बाद ना कितना मतलब बवाल हुआ था 1857 में, लेकिन फिर भी ये लोग समहाउ मैनेज कर जाते हैं। और 1857 के जो रिवोल्ट था उसका इम्पैक्ट ये था कि क्राउन रूल आ गया था टिल 1947। ओके, तो अब यहाँ पे जो जितने भी एक्ट बनते थे ना, वो एक्ट चेंज होके बन गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनना शुरू हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं और सिपोई म्यूटिनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो किसने बोला था, इसको बोला गया था वीडी सावरकर ने बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, भाई हम फाइट किए हैं, ठीक है। द एक्ट नोन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरी रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि सीधा सीधा अब जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पूरा सब कुछ चला गया है और अब कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स है कि सबसे पहले क्या हुआ है ना कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया है, और जो वाइसरॉय होगा वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव रहेगा ब्रिटिश क्राउन का इंडिया के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, और इसको याद रखना। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वाइसरॉय पहला इंडिया का वो कौन था। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और किसने क्या क्या काम किया है वो भी याद होना चाहिए। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, जो कि डबल गवर्नमेंट किसके अंडर आया था, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर आया था, राइट। तो यहाँ पे अब वो चीज़ जो है वो अबॉलिश हो गई और डबल गवर्नमेंट पूरा जो सिस्टम था वो एंड हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि पूरा डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, जो वाइसरॉय होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे 15 मेंबर की एक काउंसिल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया है, और वो किस लिए किया गया है, टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। इट वाज एन एडवाइजरी बॉडी। द सेक्रेटरी स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, जो सेक्रेटरी होगा वहाँ का वो चेयरमैन होगा काउंसिल का, ठीक है। और कुछ ज़्यादा खास ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट कर लेते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 का जो एक्ट था उसके अंदर क्या हुआ है, देखिए, ये एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियन विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इट दस प्रोवाइडेड दैट द वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। देखिए, उससे पहले क्या होता था ना कि इंडियंस ज़्यादा या तो होते ही नहीं थे, और होते थे तो एक दो हो जाता था, लेकिन होते नहीं थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इन लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई थोड़ा थोड़ा ना इनको भी मतलब पार्टिसिपेट करने देना चाहिए और इनको भी नॉमिनेट कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने, उस टाइम के जो वाइसरॉय थे, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया इन टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले थे राजा ऑफ बनारस, सेकंड था महाराजा ऑफ पटियाला, थर्ड था सर दिनकर राव, ठीक है। It initiated the process of decentralization by restoring the legislative power to Bombay and Madras presidencies. It thus reversed the centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773.
देखिए रेगुलेटिंग एक्ट में जो थर्ड पॉइंट मैंने बताया था वो यही था कि इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। तो उस चीज़ को इन्होंने रिवर्स किया है। जो कि 1833 में अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच गया था, सेंट्रलाइजिंग हर चीज़ का, मतलब ओवर सेंट्रलाइजेशन चीज़ों का होने लग गया था, तो वो 1833 में क्लाइमैक्स पे पहुंच गया था। दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन 1937. It also provided for establishment of new legislative council for Bengal, northwest provinces and Punjab, which was established 1862, 1886 and 1897 respectively. It empowered the viceroy to make rules and order for the more convenient transaction of business in the council. It also gave a recognition to the portfolio system introduced by Lord Canning in 1859. दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था, और 1859 में किया था अंडर द एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। 1861 के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम को। इस सिस्टम के अंदर अभी क्या है? अंडर दिस ए मेंबर ऑफ वाइसरॉय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड वाज अथोराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑन मैटर ऑफ हिज डिपार्टमेंट। मतलब कोई भी एक इंसान होगा वाइसरॉय काउंसिल के अंदर, उसके अंदर एक या तो एक आदमी को एक दे देंगे या एक से ज़्यादा दे देंगे, 2 दे देंगे, 3 दे देंगे, डिपार्टमेंट के हिसाब से। अगर छोटा होगा तो ज़्यादा, बड़ा होगा तो एक दे देंगे, डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का वो। और उसके बाद वो एक फाइनल ऑर्डर को इशू करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑन मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट, ओके। इट एम्पावर्ड द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस। देखो ऑर्डिनेंस अभी भी प्रेसिडेंट जो है हमारे पास करते हैं, है ना। तो उस टाइम पे ये जो ऑर्डिनेंस वाला सीन है ये हमने ब्रिटिशर्स से ही लिया है कि इट एम्पावर्ड द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग द एन एमरजेंसी। और इसका जो पीरियड रहेगा वो 6 मंथ रहेगा। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। 1892 के अंदर क्या होता है? जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं उनकी जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, सेंटर के अंदर भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी, बट वो समहाउ मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन दैम। It increased the function of legislative council and gave them the power of discussing the budget. पहले बजट वगैरह का यहाँ पे पावर नहीं दिया जाता था इन लोगों को डिस्कशन करने के लिए, लेकिन अभी इनको पावर भी डिस्कशन करने के लिए बजट का वो भी मिल जा रहा है, और कोई भी एड्रेस कर सकते हैं आप क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। थर्ड इज इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द First, Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of the Provincial Legislative Council and the Bengal Chamber of Commerce. Second is that of Provincial Legislative Council by the governors on the recommendation of District Board, Municipality, University, Trade Association, Jamindars and Chambers. The Act made a limited and indirect provision for the use of election in the filing up some of the non-official seats both in central and provincial legislative council. हालांकि इलेक्शन का इसके अंदर कोई ये जो वर्ड है यूज़ नहीं हुआ था, सो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट कर लेते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। देखो इसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? 2 वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। पहला, एक तो यहाँ पे ना जो हमारे फर्स्ट टाइम हमारे जो इंडियन थे उन्होंने वॉइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो ज्वाइन किया था। और दूसरा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी एक्ट के अंडर ना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स को मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट को इन्होंने एक्सेप्ट किया था। ये जो कॉन्सेप्ट था सेपरेट इलेक्टोरेट का वो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म ने एक्सेप्ट कर लिया था, और इन्होंने बोला था कि मुस्लिम्स के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उसको देख लेते हैं। इट कंसिडरेबली
increase the size of legislative council, both central and provincial. The number of members in the central legislative council was raised from 16 to 60. यानी कि जो मेंबर थे वो पहले 16 थे, अब 60 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एक काउंसिल का जो साइज है वो बहुत काफ़ी बढ़ा दिया गया है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज नॉट यूनिफॉर्म। जो नंबर ऑफ मेंबर थे वो यूनिफॉर्म नहीं थे। इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी. It enlarged the deliberative function of the legislative council at both levels. For example, members were allowed to ask supplementary questions, move resolution on budget and so on. This is the important जो मैं आपको पहले बता रही थी. It provided for the first time for the Association of Indians with the Executive Council of the Viceroy and Governors. Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the Viceroy Executive Council. He was appointed as the law member. It introduced a system of communal representation for the Muslim by accepting the concept of separate electorate. Under this, Muslim members were to be elected only by Muslim voters. Thus, the act legalized communalism and Lord Minto came to be known as father of communal electorate. तो देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है. पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पहले इंडियन थे उसका नाम पूछ सकते हैं कि कौन से इंडियन थे जिनको वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ज्वाइन किया था जिन्होंने. तो वो कौन थे, उनका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था और वो एज ए लॉ मेंबर अपॉइंट हुए थे, ठीक है. और नेक्स्ट इसकी सेपरेट इलेक्टोरेट वाले जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर लॉर्ड मिंटो ने ये दिया था, तो इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है क्योंकि ये जो था ये इन्हीं का सुझाव था. It also provided for the separate representation of Presidency Corporation, Chamber of Commerce, universities and jamindars. Government of India Act of 1919. 20th August 1917, the British government declared for the first time that its objective was the gradual introduction of responsible government in India. तो यहाँ पे पहली बार ये यूज़ हुआ था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, ये जो लाइन है यूज़ की गई थी. इसको हम मोंटागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं. यहाँ पे मोंटागू जो थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और लॉर्ड केम्सफोर्ड जो थे वो थे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया. तो इन्होंने यहाँ पे एक अच्छा खासा अपना फीचर्स इनके थे वो मैं बता देती हूँ उन्होंने क्या क्या किया था. It relaxed the central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subject. The central and provincial legislature were authorized to make laws on their respective list of subject. However, structure of government continued to be centralized and unitary. यानी कि ये बोल रहे हैं कि भाई जो सेंटर का प्रोविंस के ऊपर जो कंट्रोल है ना उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, जो पावर है उसको थोड़ा थोड़ा बांट दो ताकि तुम्हारा काम भी चलता रहे और वो लोग भी अपना काम कर लेंगे, तुम्हारे अंडर काम करेंगे, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सब्जेक्ट थे उनको डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में. पहला ट्रांसफ़र और दूसरा है रिजर्व, ठीक है. ट्रांसफ़र सब्जेक्ट जो थे वो एडमिनिस्टर होंगे बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है. और जो रिजर्व सब्जेक्ट होंगे वो एडमिनिस्टर होंगे बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है. तो यहाँ पे दोनों के अंदर है तो गवर्नर ही, लेकिन जो ट्रांसफर वाले के अंदर है वहाँ पे मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए उनके साथ में होगा. और यहाँ पे जो गवर्नर है यहाँ पे उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायरकी. तो ये जो डायरकी है वो इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पे. हावर दिस एक्सपेरिमेंट जो था वो अनसक्सेसफुल रहा. नेक्स्ट इज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पहली बार बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री, ठीक है. तो पहली बार इलेक्शन हुआ, बाईकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया.
Indian Legislative Council was replaced by bicameral legislature consisting of an upper house and a lower house, यानी कि upper house council of state और lower house legislative assembly. The majority of member of both houses were chosen by direct election, यानी कि दोनों हाउस के जो मेंबर होंगे, मेजोरिटी ऑफ मेंबर, वो डायरेक्ट इलेक्शन से ही चूज किए जाएंगे. ठीक है. इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of the 6 मेंबर, यानी कि जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के होंगे वो इंडियन होंगे, यानी कि 3 इंडियन होंगे, बाकी वो कंपनी के भी हो सकते हैं और ब्रिटिशर लोगों के भी हो सकते हैं. इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे ये पूछा गया है एक बार कि ये जो प्रिंसिपल जो एक्सटेंड हुआ था, जो इन्होंने सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया था, वो किस एक्ट के अंडर हुआ था? तो ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर, यानी कि मोन्तागू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म. देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बजाय वो मोन्तागू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी दे सकते हैं, तो आपको दोनों याद होने चाहिए. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखना. ठीक है. अगला आता है कि इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन. इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन एंड ट्रांसफर्ड टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस that performed by the Secretary of State for India. It provided for the establishment of a Public Service Commission. Hence, a Central Public Service Commission was set up in 1926 for recruiting civil servants. तो जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है, कब सेटअप हुआ था? 1926 में हुआ था. ये पूछ सकते हैं, एक बार पूछा भी गया है ये. और यहाँ पर ही इन्होंने जो सेंट्रल बजट है फर्स्ट टाइम सेपरेट किया, प्रोविंशियल बजट को और सेंट्रल बजट को. ठीक है. एंड अथोराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर टू इनेक्ट देयर बजट. It provided for the appointment of a statutory commission to inquire into and report on its working after 10 years of its coming into force. साइमन कमीशन. देखो, साइमन कमीशन ना बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. और 1927 में ये कब आया था? ये साइमन कमीशन का ना पूरा डिटेल अच्छे से समझना कि ये कब आया था और इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की और क्या क्या रिकमेंडेशन दी. और ये पेपर में बहुत बार पूछा भी गया है. नवंबर 1927 में साइमन कमीशन जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया. 7 मेंबर ये स्टैट्यूटरी कमीशन था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सर जॉन साइमन. ठीक है. और इनको अपनी रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर नया कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी थी कि भाई कैसा चल रहा है और कैसा नहीं चल रहा है, क्या गलत चीज़ें हैं और क्या सही है, क्या करना चाहिए हमें. ऑल द मेंबर ऑफ कमीशन वर ब्रिटिश एंड हेंस ऑल पार्टीज बॉयकॉट द कमीशन. तो जो साइमन कमीशन था, सारी की सारी पार्टियों ने इसको बॉयकॉट किया था और साइमन गो बैक के नारे लगाए थे, तो सबने बॉयकॉट किया. और उसके बाद जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी वो 1930 में की थी. तो इसको याद रखना कि जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी वो 1930 में हुई थी. जो कमीशन आया था वो नवंबर 1927 में आया था. और इनकी रिकमेंडेशन थी कि डायर की जो है, यानी कि जो आपका ड्वेल सिस्टम चल रहा है, उसको अबॉलिश कर दो. एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड सो ऑन. देखो, यहाँ पर भी इन्होंने यही बोला है कि कम्युनल इलेक्टोरेट जो है ना, उनको चालू रखो, उनको ख़त्म मत करो. ठीक है. To consider the proposal of the Commission, the British government convened 3 roundtable conferences of the representatives of the British government, British India and Indian princely states. On the basis of this discussion, a white paper on constitutional reforms was prepared and submitted for the consideration of the Joint Select Committee of the British Parliament. The recommendation of this committee were incorporated in the next Government of India Act 1935. तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ कुछ चीज़ें. एक तो रिकमेंडेशन और रिपोर्ट सबमिट कब हुई, इसका चेयरमैन कौन था, कितने मेंबर थे, और ये जो साइमन कमीशन है उसको कब अनाउंस किया गया था, ये सब याद रखना.
नेक्स्ट आता है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड कब हुआ था? अगस्त 1932 में हुआ था, ठीक है। और इसको अनाउंस किया गया था फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि एक ये कम्युनल अवार्ड इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि इन्होंने मतलब सिख के लिए कर दिया, मुस्लिम लोगों के लिए कर दिया, सिख के इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी कर दिया, एंग्लो इंडियंस के लिए भी कर दिया। तो अभी ये लोग सोच रहे थे ना कि जो माइनॉरिटी है यानी कि जो दलित लोग हैं उनके लिए भी, जो डिप्रेस क्लास है उनके लिए भी हम ना अलग से कर देते हैं इलेक्टोरेट जो सिस्टम है। तो यहाँ पे गांधी जी उस टाइम पे यारावेड़ा जेल के अंदर थे, पूना के अंदर, और वो काफ़ी टेंशन में आ गए कि भाई ऐसा कैसे चलेगा। तो उन्होंने अंबेडकर जी से बात की और बात करने के बाद उन्होंने ये जैसे तैसे करके उनको मनाया और वो मान गए, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो लीडर थे कांग्रेस के उनके बीच में और जो डिप्रेस क्लास थी उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और उसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। सो पूना पैक्ट भी 1932 में हुआ है और कम्युनल अवार्ड भी अगस्त 1932 में हुआ है, ठीक है। तो रिटेन द हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड गेव रिजर्व सीट टू द डिप्रेस क्लास। यहाँ पे उनको रिजर्व सीट दे दी लेकिन वो रहेंगे हिंदू इलेक्टोरेट के अंदर ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब 1935 वाला एक्ट कर लेते हैं। This was the second milestone towards a completely responsible government in India. It was a lengthy and detailed document having 321 section and 10 schedules. तो इसका फीचर देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है इसके अंदर, क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई थी। इन्होंने एक तो पावर्स को डिवाइड कर दिया, जिस तरीके से अभी सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड है और कुछ कुछ हमारी कॉमन पावर भी है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट के पास भी है वो अथॉरिटी और सेंटर के पास भी है। तो पहला इन्होंने डिवाइड किया, एक तो फेडरल लिस्ट बनाई, दूसरा प्रोविंशियल लिस्ट बनाई और कंकरेंट लिस्ट बनाई, ठीक है, दोनों के लिए। तो रेसिड्यूरी पावर वर गिवन टू द वॉइसरॉय, जो पावर रहेगी रेसिड्यूरी वो वॉइसरॉय के पास में रहेगी। However, the federation never came into being as the princely state did not join it. यहाँ पे princely state ने join नहीं किया। It abolished diarchy in the province and introduced provincial autonomy in its place. यहाँ पे जो diarchy थी वो उसका abolished हो गया provinces के अंदर और provincial autonomy दे दी गई वहाँ पे। The provinces were allowed to act as autonomous unit of administration in their defined spheres. Moreover, the act introduced responsible government in provinces, that is, the governor was required to act with the advice of minister responsible to the provincial legislature. This came into effect in 1937 and was discontinued in 1939, यानी कि 2 साल के बाद ही इसको बंद कर दिया गया। भाई हमसे तो नहीं हो रहा है ये, तो बंद कर दो इसे। It provided for the adoption of diarchy at the center, ठीक है, यहाँ पे डायरकी जो है वो सेंटर के लिए अडॉप्ट हो गई। कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। यहाँ पे 2 तरीके से जो डिवाइड हुए थे। हाउएवर दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल। ये जो एक्ट था, ये प्रोविजन जो था इस एक्ट के अंदर वो आया ही नहीं। नेक्स्ट है इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, यानी कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूपी वर मेड बाइकैमरल कंसिस्टिंग ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ए लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि काउंसिल होगा आपके पास, असेंबली भी होगा। However, many restrictions were placed on them. It further extended the principle of communal representation by providing separate electorate for depressed class and women and laborers. It abolished the Council of India, established Government of India Act of 1858. यहाँ पे Council of India जो है वो abolish हो गया और Government of India Act यहाँ पे establish कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू उसको हटा दिया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद ए टीम ऑफ एडवाइजर्स. इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज. अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गोट द वोटिंग राइट, यानी कि इतनी सारी पॉपुलेशन में से सिर्फ 10% लोगों को ही वोटिंग करने का राइट मिला इंडिया में,
ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था यहाँ पे अंडर दिस एक्ट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर आरबीआई इस्टेब्लिश हो गया था टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीआई को इस्टेब्लिश किस एक्ट के अंडर हुआ, 1935 के एक्ट के अंडर हुआ। ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट फॉर ए फेडरल कोर्ट विच सेटअप इन 19, देखो यहाँ पे अभी है ना फेडरल कोर्ट भी आ गया है, तो ये 1937 में सेटअप हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है, ये पूछा तो नहीं है आज तक लेकिन पूछ सकता है ना। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, अभी यहाँ पे तो हम लोग मतलब आज़ाद हो गए हैं और हम लोगों को जो पावर है वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हम लोगों को पावर ट्रांसफ़र करेगी और कुछ कुछ चीज़ों का अबॉलिश होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या अबॉलिश हुआ है। देखिए, सबसे पहले ब्रिटिश रूल एंड हो गया है इंडिया के अंदर, अब हम आज़ाद हो गए हैं 15 अगस्त 1947 में। इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद द राइट टू सीडेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, यानी कि जाते जाते भी वो बांट के ही चले गए। तो एक इंडिया और पाकिस्तान, 2 इंडिपेंडेंट नेशंस का जन्म हुआ। It abolished the office of viceroy and provided for each dominion a governor general who was to be appointed by British king on the advice of dominion cabinet. His Majesty government in Britain was to have no responsibility with respect to the government of India or Pakistan. It empowered the Constituent Assembly of the 2 dominion to frame and adopt any constitution for their respective nations and to repeal any act of the British Parliament, including the Independence Act itself. ठीक है। It empowered Constituent Assembly of both dominions to legislate for their respective territories till the new constitution were drafted and enforced. No act of the British Parliament passed after 15 August 1947 was to be extended to either of the new dominions unless it was extended thereto by a law of the legislature of the dominion. It abolished the office of the Secretary of State for India and transferred his function to the Secretary of State for Commonwealth Affairs. It proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely state and treaty relations with tribal areas from the August 15, 1947. It granted freedom to the Indian princely state either to join the Dominion of India or Dominion of Pakistan or to remain independent. It provided for the governance of each of dominions and provinces by the Government of India Act of 1935 till the new constitution were framed. The dominions were however authorized to make modification in the act. It deprived the British monarch of his right to veto bill or ask for reservation of certain bill for his approval, but this right was reserved for the Governor General. The Governor General would have full power to assent to any bill in the name of His Majesty. देखिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो थोड़ा सा जो इम्पॉर्टेंट लग रहा है उसको कर लेते हैं। इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये एक बार पूछा भी गया है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट थी, ठीक है, उसका जो रिजर्वेशन था उसको डिसकंटिन्यू किस एक्ट के अंडर किया गया था। तो जाहिर सी बात है जब हम आज़ाद हुए तभी उस टाइम पे ये सारी चीज़ें, सिविल सर्विस का अपॉइंटमेंट और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो है वो डिसकंटिन्यूड हो गया था। द मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर 15 अगस्त 1947 वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट दैट दे वर एंटाइटल्ड टू टिल दैट टाइम। तो यहाँ पे हमारे जो लास्ट नहीं, फर्स्ट जो गवर्नर जनरल था इंडिपेंडेंट इंडिया का वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो सबको पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये एक पोर्टफोलियो हम देख लेते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी गया है पेपर में। ठीक है, एक बार पूछा गया था कि जो एजुकेशन पोर्टफोलियो जो था वो उसके मतलब जो मेंबर्स थे कौन थे, तो यहाँ पे सी राजागोपालाचारी है,
एक बार फाइनेंस का भी पूछा गया था कि फाइनेंस को कौन हैंडल कर रहा था, तो लियाकत अली खान कर रहे थे। तो एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये इंटरिम गवर्नमेंट का है, 1946 के अंदर जो था उसके लिए है। 47 का फिर अलग से बना था, वो इसके नीचे दिया हुआ है, उसको भी देख लेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी इसको रट लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल थे, एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन से के पोर्टफोलियो उनके पास थे, हेड करते थे उसको। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पोर्टफोलियो के मेंबर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज से। जगजीवन राम जी लेबर से। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस। CH बाबा वर्क माइंस एंड पावर। लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्ट्री से। अब्दुल रब निश्तार पोस्ट एंड एयर। असफ अली रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। C राजागोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स। I चुंद्रीगर कॉमर्स। गजनफर अली खान हेल्थ। जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ। तो ये सब हेड करते थे अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज को, तो ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। उसके बाद फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया का जो पोर्टफोलियो कौन कौन हैंडल कर रहा था, ये देखिए कुछ कुछ सेम है और बाकी कुछ कुछ थोड़ा बहुत जो चेंज हुआ है वो पढ़ लेते हैं एक बार। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए थे हमारे। एक्सटर्नल अफेयर, कॉमनवेल्थ रिलेशन, साइंटिफिक रिसर्च के रिसर्च में भी जो वो हेड कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एजुकेशन। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। RK शनमुगम फाइनेंस। डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ। जगजीवन राम लेबर। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ। CH बाबा कॉमर्स मिनिस्ट्री। राफी अहमद किदवई कम्युनिकेशन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। VN गडगिल वर्क्स माइंस एंड पावर्स। तो ये सारी चीज़ें ये सब लोग हैंडल करते थे। तो देखिए इसके साथ ही हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कोई भी आपका क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल के आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच।